नमस्कार, नमस्ते। मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और बहुत 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 एक्साइटेड है एक चीज़ को बताने के लिए कि ये 1 दिसंबर है और आप लोग देख रहे हैं डी कोड आईएएस का ये प्लेटफॉर्म। डी कोड आईएएस दोस्तों 2018 में मैंने शुरू किया था, नवंबर के महीने में, और ये 18 से 19, 20, 21 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आई होप कि ये और अच्छा निकले और बेहतर हो और आप लोगों का प्यार मिले और आप लोगों की सहयोगिता मिले। और ये प्लेटफॉर्म या ये डी कोड आईएएस ये जो नाम है, ये और भी बहुत सारे बच्चों को, जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग सरकारी नौकरी खास करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा देना चाहते हैं, उनको बहुत बहुत हेल्प कर सके। तो 3 साल की पूर्ति पे मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत सारे इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है उसमें भी मैंने अपडेट दिया है, पुराने पिक्चर्स के साथ, नए पिक्चर्स के साथ। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि हाँ, यस, वी हैव कंप्लीटेड एंड वी हैव अचीव्ड 3 years विथ रिजल्ट। नॉर्मली यहाँ से निकलने के बाद भी विथ गॉड्स ग्रेस याद रखते हैं, क्योंकि वो कुछ सीख कर गए हैं। देयर मेनी ऑफ देम, हो सकता है कि वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए इन टर्म्स ऑफ व्हाट द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, कि हाँ, एग्जाम के लिए तैयारी क्या नहीं हुआ तो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें आप सक्सेसफुल हो या ना हो, अगर आपने ढंग से पढ़ाई किया है तो आप सक्सेसफुल होंगे। या तो लिस्ट में नाम आएगा या तो आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो इस सीखने सिखाने के चक्कर में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, दोज हु हैव पर्सनली टेक्सटेड मी, कि वो लोग बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, मिस करते हैं, बर्थडेज पे विशेस करते हैं। तो विच इज अ ग्रेट थिंग टू चेरिश एज अ टीचर। अब रही बात आज के वीडियो की, पॉलिटिकल साइंस में या उसके अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में सामूहिक, मतलब एक साथ सारे इंफॉर्मेशन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। कुछ टॉपिक्स पे, जैसे नेपाल की एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से नेपाल जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री रही है, और अगर है भी कहीं पे तो वो 1949 के बाद से है। तो ये आधा अधूरा ज्ञान हम लोग यहाँ पे डी कोड में कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। हम लोग या तो चीज करेंगे नहीं, या तो करेंगे तो उसकी शुरुआत से अंत तक देखेंगे। तो आज ये जो वीडियो है दोस्तों, ये नेपाल के ऊपर है। नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है आज की तारीख में। इसके तमाम इंफॉर्मेशन जो हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसमें जैसे 127 डायलेक्ट्स हैं, 127 लैंग्वेजेस, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, 127 स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, 125 के ऊपर इनके एथनिक ग्रुप्स हैं, मोर देन 30 मिलियन पॉपुलेशन है, और तकरीबन 1.5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 1.5 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब इसको राज करने के लिए राजशाही थे, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, उसके बाद फिर से माओइस्ट हुए। ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है काफी पेचीदा है, लेकिन इसको सरल बनाने के लिए मैं आप सबके सामने रख रहा हूं कि अगर आप नेपाल को पढ़ना चाहते हैं तो इसको 3 हिस्सों में बांट लें। मैंने एक स्पेसिफिक नोट बनाया है इसका, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये स्पेसिफिक नोट जो है ये चार्ट में है, ये चार्ट आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी, और उसके बाद हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ऑडियो विजुअल, इसमें डिस्कशन करते समय मैं एक चार्ट को दिखाऊंगा आपको, सिर्फ आप लोग उस समय स्क्रीन देख पाएंगे। तो ये जो हिस्ट्री है, ये जो ओरिजिन है नेपाल की, इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड, ये पीरियड शुरू होता है जब नेपाल फॉर्म हुआ इन द ईयर ऑफ 1768। जी हां दोस्तों, 1768 से लेकर के 1854 तक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड रहा है नेपाल का। 1854 से पहले इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। सो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में कौन लोग थे, शाह डायनेस्टी कौन है, राणा डायनेस्टी कौन है, जंग बहादुर राणा कौन थे, ये तमाम चीजें हैं। इसको हम लोग बहुत ही कायदे से डिस्कस करेंगे।
इसके बाद जंग बहादुर राणा का पीरियड आता है और वो 1854 से लेकर ऑलमोस्ट 1945 तक राणा का राज चलता है। और ये राणा का राज जो है, जैसे मैंने कहा, मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 1950 तक चलता है। क्यों चल पाता है? वो इसलिए चल पाता है क्योंकि उस समय राणा की जो रूल था, दे वर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विद द ब्रिटिशर्स। इनफैक्ट उन्होंने काफी ज्यादा मदद भी करा है अंग्रेजों को ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आप लोग हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि अंग्रेजों के साथ नेपाल का, जब नेपाल राणा के रूल में था, तो एक ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप की भी ट्रीटी हुई है इन दोनों के बीच इन द ईयर ऑफ 1923। सो अगर हम लोग को नेपाल को पढ़ना है तो एक है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड 1768 टू 1854। 1854 से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, एक पहली बार एक डॉक्यूमेंट सामने आता है विच इज कोडिफिकेशन ऑफ लॉज शुरू हो जाता है। तो वहां से शुरू होती है राणा का पीरियड एंड फ्रॉम 1854 टू 1945 या 1950 के आसपास तक राणा का पीरियड चलता है। तो जैसे मैं ये स्क्रीन लॉक करके आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ले जाऊंगा तो वहां पे आप लोग देख पाएंगे कि हम लोग पहले दो फेजेस को पढ़ लेंगे, दैट इज फ्रॉम 1768 टू 1768 टू 1854 एंड देन 1854 टू 1945। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1945 से ऑनवर्ड्स जाएंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आप लोग अपने राय बताएं, शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू, वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे टाइमलाइन ऑफ द नेपाल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, हम लोगों ने बात करी थी कि हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे, 1768 से 1854, 1854 से 1945 टू 1950 और 1950 से तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पे 1768 से 1854 का जो पार्ट है, अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक चीज़, और वो ये है कि 1768 में द स्टेट ऑफ नेपाल वाज फॉर्म्ड। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा टाइमलाइन बनाएं तो जो फॉर्मेशन है नेपाल का वो हुआ है 1768 में, 68 में। अच्छा, ये 1768 में किस तरीके से राजा अपना कामकाज चलाता था, किस तरीके से जो है समाज और राज्य चलता था, वो चलता था रॉक एडिक्ट्स के नाम से चलता था। जो रॉक एडिक्ट्स जो हैं बेसिकली इंस्क्रिप्शंस थे, और दूसरी तरफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, जो हमारे पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, वही ये दोनों मिलाकर वीज टू बी दी लॉ ऑफ द लैंड। और कुछ की एडवाइसेस भी राजा को मिलता था। वो राजा को की एडवाइसेस देने के लिए एक असेंबली ऑफ लॉर्ड्स बनाई गई थी, जिसका दूसरा नाम था भरदारी सभा। तो भरदारी सभा जो है ये कंसल्टेटिव बॉडी थी जो राजा को एडवाइसेस देती थी। 1846 में एक बहुत ही बड़ा नरसंहार होता है, जहां सबके सब मेंबर्स जो भरदारी सभा में थे उनको मार दिया जाता है। इस नरसंहार का नाम है कोट पर्व, मतलब कोट मैसेकर। ये नरसंहार राणा ब्रदर्स द्वारा किया जाता है, लेड बाय राणा जंग बहादुर। अब राणा जंग बहादुर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो 1768 से 1846 का जो पीरियड था, इसमें जिस साम्राज्य का हुकूमत था उसका नाम है शाह फैमिली। शाह फैमिली की हुकूमत थी। अब जाहिर सी बात है, इतने सालों से है तो कुछ ना कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी होगी। लोगों की अपेक्षाएं जो हैं उसके मुकाबले उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा राज्य में। तो राणा ब्रदर्स जो हैं दे डिसाइडेड टू टेक द चार्ज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन, और वो लोग क्या करते हैं, एक नरसंहार करते हैं जहां पे सारे के सारे भरदारी सभा के मेंबर्स को, कोर्ट मेंबर्स को कोट पर्व में मार देते हैं, जिससे एंटायर एक जनरेशन खत्म हो जाता है नेपाल की ट्रेडिशनल कोर्टियर्स का। अब ये जो एंटायर जनरेशन खत्म हो जा रहा है नेपाल के इस ट्रेडिशनल कंसल्टेटिव सिस्टम में, ये सब के सब जो मेंबर्स हुआ करते थे ये सारे के सारे शाही फैमिली से बिलोंग करते थे।
अब शाही फैमिली से बिलोंग करते थे मतलब उनके लॉयल्स थे, तो अब राणा तो उनको रख नहीं सकता, तो एक नया भरदारी सिस्टम बनाना जरूरी है। लेकिन उससे पहले जैसे ही इस एंटायर जनरेशन ऑफ लॉयलिस्ट्स को खत्म करती है राणा की सेना, तो उसके बाद क्या होता है, वो खुद राणा की जो फैमिली है वो कमांड ले लेती है आर्मी की, एंड इट बिकेम द मोस्ट पावरफुल फैमिली इन नेपाल। और स्लोली स्लोली शाह फैमिली जो है अपना पावर, अपना ग्रिप जो है पावर पे, वो लूज करने लगती है। 1856 में शाह फैमिली के जो रूलर थे, किंग थे लास्ट, जिनका नाम था सुरेंद्र, उनसे जबरदस्ती पंजा पत्र लिया जाता है, which was a royal seal to legitimize the rule of राणा। ठीक है, इस पंजा पत्र में क्या था, इट वॉज एन अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेलीगेटिंग द सॉवरन पावर्स। जो सॉवरन पावर्स शाह फैमिली के पास थी, वो सॉवरन पावर्स अब डेलीगेट हो रही है, वो सॉवरन पावर्स अब वो दे रही है, किसको ट्रांसफर कर रही है, टू दी राणा फैमिली। ठीक है, इसके साथ साथ राणा फैमिली को जैसी वो पावर मिल जाती है, तो राणा फैमिली क्या करती है, तुरंत रीएस्टैब्लिश करती है 1851 में भरदारी सभा को वापस से, जहां पे जितने सारे लोग भरदारी सभा में अब होंगे वो सारे के सारे लॉयल्स होंगे। किसके लॉयल्स होंगे, राणा फैमिली के लॉयल्स होंगे। तो राणा फैमिली के लॉयलिस्ट्स जो हैं उससे भर गया पूरा का पूरा नया भरदारी सभा, और कुछ सिविल सर्वेंट्स को भी उसने इंक्लूड किया था, लेकिन वे केवल रबर स्टैंप की तरह काम करते थे। यहां तक क्लियर है। उसके बाद 1854 में जितने सारे लॉज हैं उन सबको कोडिफाई किया गया, ट्रेडिशनल लॉज, कस्टम, प्रैक्टिसेस, इन सबको कोडिफाई किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1854 बाय राणा जंग बहादुर, और इसको नाम दिया गया मुल्की आइन। मुल्की आइन यानी कि लॉ ऑफ द लैंड। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ नेपाल में हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांट रखा है। ये 1768 से 1854 का ये वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। की वर्ड्स क्या है, शाह फैमिली, राणा फैमिली, भरदारी सभा एंड कोट पर्व यानी कि वो मैसेकर, और इसके साथ साथ पंजा पत्र जिसकी वजह से राणा को पावर मिलता है, और उसके बाद वो रीएस्टैब्लिश करता है ये नेक्स्ट भरदारी सभा जो राणा के लॉयलिस्ट होते हैं, एंड इवेंचुअली प्रोक्लेमेशन ऑफ द मुल्की आइन व्हिच इज द लॉ ऑफ द लैंड, व्हिच इज नथिंग बट द कोडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ एंड कस्टम्स। इसके साथ साथ जो सेकंड पार्ट है वो राणा का रूल। देखिए राणा का रूल 1854 से लेकर 1947 तक कंटिन्यूअसली चलता रहता है। राणा 1856 में अपनी फैमिली की स्टेटस, उसकी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, और इनफैक्ट इतना ज्यादा अपने फैमिली को बढ़ाने की काम करते हैं, एसेंशियली उसकी स्टेटस को बढ़ाने की काम करते हैं, दैट इज बिकेम अ फिगर हेड। ठीक है, पूरे नेपाल में राणा ने उसके बाद क्या किया, उसने एस्टैब्लिश किया एक ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और इस ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर को हेरिडिटरी बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका मतलब यह कि जितने सारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या तो फैमिली से ही होंगे या तो एकदम हार्डकोर राणा के लॉयलिस्ट्स होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राणा की जो ह्यूज स्ट्रेंथ है, इसकी रूल की जो ये पावर है जो कि 1854 से लेकर 1950 तक ऑलमोस्ट रही, इसके पीछे की लॉजिक ये है कि फैमिली का गुडविल, राणा की गुडविल अच्छी खासी बनती थी। किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजी सरकार के साथ। इतना ही नहीं, 1923 में जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात करा है कि एक ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप की भी बात हो रही थी। तो 1923 में अगर आप देखें तो अपने राजशाही को कायम रखने के लिए राणा ने ब्रिटिश सरकार से ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप को भी साइन कर लिया था। शायद इसीलिए नेपाल कभी भी ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं बनी, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रही। लेकिन ये ब्रिटिशर्स के साथ इनका इतना अच्छा कॉलोनियल पावर के साथ इतना अच्छा रिलेशन होने की वजह से कई सारे ऑपोजिशन के लोग इन राणा की फैमिली पे सवाल उठाने लगे, और इवेंचुअली नेपाल में जितने सारे बिखरे बिखरे अपोजिशन पार्टीज थी वो सब एक्यूमुलेट करके एक कांग्रेस बनाती है, नेपाल कांग्रेस बनाती है। ठीक है, नेपाल कांग्रेस बनाती है। अब ये नेपाल कांग्रेस के साथ साथ राणा की फैमिली का जो भी टसल होगा वो हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1947 ऑनवर्ड्स, और यहीं पे आपको कॉन्स्टिट्यूशंस की तमाम वो डेवलपमेंट्स दिखेंगी जिसमें बारी बारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है, फिर बनाया जाता है, फिर उसको इनवैलिड घोषित किया जाता है। तो इस तरीके से आपको कुछ मेजर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिलेगा। साथ ही हम लोग उसमें माओइस्ट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वो लोग राइज करते हैं फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, और इन नोट्स के लिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।